तो शुरू करते हैं आज के लिए टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी का जो बेसिन है उनकी इसकी विशेषता नीचे दी गई है। तो इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी विशेषता नहीं है। जो विशेषता नहीं है उसको बताना है, जो विशेषता से अलग ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो इसमें एक ऑप्शन और देखते हैं आपका, इसमें है मैदानी क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक यानी चाप झील चिन्हित है। यह तीसरा ऑप्शन है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। और चौथा ऑप्शन है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। तो ये पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों की अधिकता है डेल्टा क्षेत्र में, और मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी है। इनके जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बेसिकली जो चावल की खेती अधिकतर वहाँ पे की जाती है। तो मैदानी क्षेत्र में ऑक्स बोलेक चाप झील चिन्हित है, ये भी ठीक है। वहाँ पे एक झील है चाप झील के नाम से मैदानी क्षेत्र में, और वहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी अधिक रहती है मैदानी क्षेत्रों में। और यहाँ पे मुख्यतः ये जो है बेसिन, ये डेल्टा और डेल्टा क्षेत्र इसका मैंग्रोव वनों से क्या है, आच्छादित है, यानी कि मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ भरपूर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि इस भूमि पे कृषि के लिए क्या है, और कर्तन और दहन कृषि यहाँ पर नहीं की जाती। यहाँ पर अधिकतर वो कृषि की जाती है चावल वगैरह की, जो जिसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। तो यहाँ पे मृत सागर में क्या है, सागर में लवणता होती है। लवणता किसको कहते हैं, लवणता जो लवण होते हैं सागर के महासागर के पानी में, और उसमें जो पानी होता है उन दोनों का जो अनुपात होता है, उन घनत्वों का जो अनुपात होता है उसको लवणता कहा जाता है। तो बेसिकली जो लवण होते हैं जो, उनमें सबसे अधिक जो होता है वो सोडियम, जो नमक जो होता है वो उसमें होता है सबसे अधिक। तो इसमें क्या है, जो पहले ऑप्शन में, यानी नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो जिसमें अगर उसमें लवण की मात्रा अधिक है तो वो क्या है, वो सागर का जो पानी है वो सघन हो जाएगा और उस पर आसानी से तैरा जा सकता है। तो ये नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, जो कि सबसे अधिक मृत सागर में पाया जाता है लवणता। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए क्या है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। तो अगर हवा जो है वो सागर की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं तो वो तो तैरना में और क्या है, वो बाधा डालेंगी। तीसरा ऑप्शन है, सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो गर्म धाराएं भी ये क्या है, तैराकों के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं। चौथा ऑप्शन है, ये सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। यानी कि जहाँ कम ज्वार भाटे की अपेक्षा क्या अधिक उच्च ज्वार भाटो, यानी कि बड़े बड़े ज्वार भाटे आएंगे तो वो भी तैरने के लिए क्या है, एक खतरा है। तो यहाँ पे आसानी से जो तैर सकते हैं वो इसलिए तैर सकते हैं कि नमक की अधिकता के कारण वो जो मृत सागर है वहाँ पर सघनता अधिक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी दो कथन दिए गए हैं, ये दोनों कथन भूमि के उपयोग के विषय में दिए गए हैं। तो पहला जो कथन है ए, वो है भूमि उपयोग से आज से भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि भूमि उपयोग से आज से कृषि और वन के लिए तो ही है, साथ में खनिज लवण और बहुत सारी चीज़ों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल पहला गलत हो गया। बी देखते हैं, बी कथन, भूमि उपयोग मुख्य अपने स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। यानी स्थलाकृति यानी कि जो कहीं पे पहाड़ हैं भूमि पर, तो वो उसी हिसाब से वहाँ की जो मृदा है, जो भूमि की जो आकृति, भूमि की जो स्थल आकृति है उसको इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर अगर मैदानी मिट्टी है तो वहाँ पे उसको उसी हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, भूमि के जो टाइप्स हैं उसी के अलग अलग टाइप्स के हिसाब से और अलग अलग स्थलाकृति के हिसाब से उसको निर्धारित किया जाता है उसके इस्तेमाल को। तो यहाँ पे बी जो है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा थर्ड, यानी ए गलत है लेकिन बी सही है।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। तो रक्षक मेखलाएं एक तरीके से ये क्या होती है, एक खेतों के चारों तरफ जो पेड़ लगा दिए जाते हैं, पेड़ पौधे एक लाइन में पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो जब वहाँ पे हवाएं आती हैं और खासकर पश्चिम की तरफ जो हवाएं होती हैं रेतीली मिट्टी में, तो वो मृदा का अपरदन होता है उनसे, तो ये हवाओं को रोक लेते हैं। ये मेखलाएँ जो होती हैं हवाओं को रोक लेती हैं और ये मृदा को अपरदन से बचाती हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका। फिर भी और आगे ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो अवनालिकाओं और ये रक्षक मेखला श्रृंखला का कोई संबंध नहीं है। अवनालिकाओं जो नहीं होती हैं ये नीचे नीचे ज़मीन में खोद कर बनाई जाती हैं, जबकि रक्षक मेखलाएँ पेड़ों की मदद से लगा करके एक लाइन में बनाई जाती हैं। तीसरा ऑप्शन मृदा में नमी बनाए रखने में सहायक है। तो ये रक्षक मेखलाएँ और नमी का भी कोई संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। तो इससे जल का जो प्रवाह है उसको मंद भी नहीं किया जाता है रक्षक मेखलाओं से, बल्कि इससे क्या किया जाता है, इसके हवा की जो तेज गति होती है पवन की उसकी रोकथाम की जाती है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो अध्यापिका क्या है, विज्ञापन पर चर्चा कर रही है अपनी कक्षा में। तो नीचे जो कथन दिए गए हैं बताने हैं, ये दोनों कथनों पर वो क्या है आलोचनात्मक चर्चा कर सकती है या नहीं। तो पहला कथन है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि विज्ञापन से जुड़ी हुई जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, विज्ञापन जो अधिकतर होते हैं वो व्यक्तिगत भावनाओं को अगर ध्यान में रख कर के वो बनाए जाते हैं, तो हम भावना में आकर किसी भी वस्तु को खरीद लेते हैं, जबकि वो हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती है जितना उसको उसमें दिखाया जाता है, जबकि हम उनके विज्ञापन को देख करके भावनात्मक रूप से उसको खरीद लेते हैं। तो दूसरा जो बी है समता के मुद्दे, ये ठीक है, यानी कि जो समता के मुद्दे हैं वह यानी वस्तु की अच्छाई बुराई से जो संबंधित है उसकी आलोचनात्मकता पर जब चर्चा एक अध्यापक जब कक्षा में करेगी विज्ञापन की, तो हम उचित वस्तु जो हमारे लिए सबसे बेहतर वस्तु हम उसको खरीद पाएंगे और विज्ञापन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ए और बी दोनों ही क्या है, ये आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं मैं हम दोनों पर ही। तो राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों, फर्स्ट ऑप्शन। छठा क्वेश्चन देखते हैं, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे भी भूमि के उपयोग से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, भूमि के प्रयोग के लिए परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, तो आपको पता है भूमि के प्रयोग के लिए उत्तरदायी क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कहीं पे जो है मिट्टी, वो अभी बताया था, कहीं पहाड़ है, कहीं पे भूमि समतल है, और इसी तरीके से जो अलग अलग तरीके से जो टाइप मिट्टी होती है, टाइप्स होती हैं, उसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। तो ये सभी यहाँ पे कारण आपको, हाँ यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन पे है, हाँ कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। तो जब हम अलग अलग तरीके से भूमि के अलग अलग तरीके से उपयोग, अलग अलग भूमि और अलग अलग उपयोग उनके बारे में जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे। पहला ऑप्शन देख रहे हैं परिकल्पना करना, दूसरा ऑप्शन वर्गीकरण करना, तीसरा ऑप्शन सामान्यीकरण करना, चौथा ऑप्शन है परिणाम निकालना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यानी कि वर्गीकरण करना। यानी जब हम अलग अलग भूमि टाइप्स पर और अलग अलग तरीके से हम उसका उपयोग करने के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कहीं पे खदान है तो वहाँ पे हम वो खदान से निकलने वाले विभिन्न अयस्कों के बारे में चर्चा करेंगे। समतल मिट्टी है तो वहाँ पर हम उसको अलग अलग तरीके से वहाँ पे उद्योग धंधों के करने के बारे में चर्चा करेंगे। पहाड़ी अगर मिट्टी है, पहाड़ है कहीं पर, तो उसके बारे में हम तो अलग तरीके से पहाड़ की जो मिट्टी पहाड़ है जहाँ पर उसको हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो इसका अलग अलग वर्गीकरण करना इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कुशलता मूल्यांकन, यानी ठीक है, मूल्यांकन कुशलता के लिए वर्गीकरण करना। अगला देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षिक विधि क्या होगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यानी जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीवन है जो इसके विषय में विषय वस्तु के विषय में छात्रों को परिचित कराना है। तो शैक्षणिक विधि कौन सी होगी, सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि। तो पहला ऑप्शन देखते हैं पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, तीसरा ऑप्शन है वन्य जीवन अभ्यारण्य के भ्रमण, चौथा ऑप्शन है व्याख्यान के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। दरअसल डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म होती है ये या तो किसी न्यूज़ से संबंधित होती है या फिर किसी सच्ची घटना पर होती है, और इसमें क्या है अधिकतर इसे
तरीके डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, इसमें मनोरंजन से अधिक फोकस किया जाता है उद्देश्य पर। उद्देश्य क्या है, तो इसमें उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये फिल्म ये दिखाई जाती है। तो ये क्या है, छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक हैं उनमें कार्टून की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व हैं। जो तीसरा ऑप्शन है, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्यपुस्तक आकर्षित दिखती है। तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे हम राइट नहीं मानेंगे, क्योंकि तीसरा ऑप्शन क्या है, ये इसका सीधा सीधा मतलब ये है, यानी कि हम जो है कि ऑप्शन क्या करते हैं, पाठ्यपुस्तक को हम जो उसमें वो इसका कार्टून का जो उपयोग कर रहे हैं वो पाठ्य पुस्तक को हम भरने के लिए, एक तरीके से उसमें कुछ जो खाली जगह हैं उनको हम फुल करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। चौथा ऑप्शन है, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। तो इसमें नीरस विषय में किसी में जोड़ करके कार्टून का हम आनंद नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। यानी कि जो चित्र होते हैं, कार्टून होते हैं, उनको हम जब पुस्तकों में एक तो आसानी से सम्मिलित कर सकते हैं, दूसरा उन चित्रों को, कार्टून को देख करके बच्चा आसानी से उनके विषय में समझ सकता है कि ये कार्टून किस विषय से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है। तो ये एक आसान विधि है, आसानी से इसमें एक कार्टून के माध्यम से हम इसमें पाठ्यपुस्तकों में ऐड कर सकते हैं इनको आसानी से, और आसानी से इसके माध्यम से हम किसी भी विषय को समझ सकते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। रंग भेद की प्रथा पर पहला कथन यहाँ पे ए दिया गया है, ये प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है। ये तो ठीक है, जब रंग भेद की प्रथा है तो जातियों के बीच भेदभाव ये नहीं करती, बल्कि ये क्या है, रंग के ऊपर भेदभाव करती है, और परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। तो ये गलत हो गया, यानी कि ये तो फिर रंग के ऊपर भेदभाव करती है, ना कि जातियों के ऊपर, और अनुमति ये मत देने को अनुमति प्रदान करती है। ये बात ठीक है कि बाद में ये इसके रंग भेद जो प्रथा थी, इस पर जब आंदोलन वगैरह हुए तो इसको बदल कर इनमें सभी को क्या है, मत देने की अनुमति प्रदान बाद में कर दी गई थी। लेकिन रंग भेद की प्रथा पर दिए गए कथनों पर उनसे विचार करना है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया कि इस समय क्या था, उनमें भेदभाव था रंग भेद के आधार पर, ना कि जातियों के आधार पर। बी देखते हैं, बी कथन, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जातियों का कोई संबंध नहीं, इसमें रंग भेद है, यानी कि काले को गोरों से, गोरे से काले से मिलने से रोकती है, ना कि जातिगत रूप से एक दूसरे को मिलने से रोकती है। परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। जब आपस में भेदभाव होगा तो सार्वजनिक सुविधाएं भी हम कितनी भी कोशिश कर लें सभी को समान रूप से प्रदान नहीं हो सकती। तो ए और बी दोनों ही यहाँ पे गलत हैं, राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य करते हैं। तो ये सभी को पता है, ए ऑप्शन आपका सरपंच, बी है सचिव, सी है वार्ड के सदस्य, और डी है ग्राम सभा सदस्य। तो ग्राम सभा सदस्य जो है ये चुनकर नहीं आते, इनको नियुक्त किया जाता है। सचिव जो होते हैं ये भी नियुक्त किया जाता है, ये अधिकारी होते हैं। और जब सरपंच और वार्ड के जो मेंबर्स होते हैं, वार्ड के जो सदस्य होते हैं, इनको चुन करके क्या है, पंचायत में चुन करके कार्य इनके लिए दिए जाते हैं, इनके कार्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो ए और सी है, यानी कि सरपंच और वार्ड के सदस्य क्या है, ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य को संभालते हैं। 11वां क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखापाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो ये भी राइट आंसर इसका, यानी पटवारी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भूमि का मापन करना और उसके जो आलेख हैं, उसका जो लेखा जोखा है उनको सुरक्षित रखना, जो उसके एरिया में, उसके अंडर में जो आते हैं। तो ये इसका पटवारी का कार्य होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव करना। तो सामूहिक, इसमें कोई संपत्ति नहीं है जो जिसका उसको रख रखाव करना है, पटवारी का ये कार्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। तो योजनाओं को लागू करना भी ये पटवारी का कार्य नहीं है, यानी कि भूमि के विकास के लिए इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट, अलग से वहाँ पे अधिकारी, अलग से वर्कर होते हैं, पटवारी का ये कार्य नहीं है। चौथा ऑप्शन शिकायतों की जाँच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। तो ये कार्य भी पटवारी का नहीं है, बल्कि इसके लिए भी क्या है, आगे कोर्ट अदालत वगैरह में एक सारी चीज़ें होती हैं।
12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन कार्य के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे स्थानीय शहरी प्रशासन की बात हो रही है। तो ये 74वें संविधान संशोधन में इस चीज़ के स्थानीय प्रशासन के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं, और इसमें इसके अंतर्गत इसके लिए 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। तो सरपंच जो शहरी प्रशासन होता है उसमें सरपंच नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। तो नगर निगम का जो आयुक्त होता है वो बजट वगैरह ये कार्य नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। तो ये भी गलत है। आयुक्त जो है वो वार्ड के पार्षदों द्वारा चुना जाता है और उससे रिपोर्ट सभी नहीं करते। चौथा ऑप्शन है शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। ये ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो शहरी होते हैं इनके अलग अलग वार्ड होते हैं, वार्डों से पार्षद चुन के आते हैं, और जब पार्षद वहाँ से चुन के आते हैं तो उनकी समितियाँ बनाई जाती हैं, और समितियाँ जो बनती हैं वो मिलकर के कार्य करती हैं। यहाँ पे जो कुछ रूढ़ी युक्तियाँ थी जो महिलाओं के प्रति राजनीति में, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये दूर करने के लिए समितियाँ वगैरह ये बनती हैं। 13वां क्वेश्चन है, ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची बी में विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो पहली सूची में देखते हैं जहाँ पर ग्रामीण रोजगार हैं, जैसे कृषि श्रमिक, बड़ा किसान, मध्यम किसान। और सूची 2 में क्या दिया गया है, ऊपर दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के ऋण, तो उनके लिए जो ऋण भी मिलता है। ठीक है। तो जो कृषि श्रमिक है उसके लिए किस तरीके के ऋण मिल सकता है, तो आपको पता है अब जो कृषि श्रमिक होता है उसके लिए यहाँ पे आपका स्वस्थ और बेमौसम उपभोग इससे संबंधित यहाँ पे उसके लिए ऋण मिल सकता है। जबकि जो बड़ा किसान होता है उसके लिए यहाँ पे कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण मिलता है। यानी कि जो बड़ा किसान है उसके पास काफ़ी ज़मीन है, तो उसके लिए जो ऋण मिलेगा वो ट्रैक्टर वगैरह और भी काफ़ी सारे यंत्र हैं, कल्टीवेटर, हैरो वगैरह जो भी संयंत्र होते हैं खेती बाड़ी के लिए, उन सभी के लिए अगर बड़ा किसान है तो उसके लिए ऋण मिलेगा। जबकि अगर कृषि श्रमिक है जो कृषि में मजदूरी करता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए और मौसम उसके उपभोग के लिए ही ये क्या है, अगर जो मौसम नहीं है खेती का और उसको क्या है अपने खर्चों के लिए कार्य करना है तो उसके लिए उसको ऋण मिलेगा 2। जबकि बड़े किसान के लिए कृषि संयंत्र के लिए सरकारी ऋण मिलेगा यहाँ पे कृषि संसाधन संयंत्र के लिए। और जो माध्यम किसान है उसके लिए यहाँ पे उर्वरक और कीटनाशी बीज आदि के लिए यहाँ पे ऋण क्या है दिया जाएगा। तो सूची ए की मदों का सूची बी की मदों से यहाँ पे देखना है, सूची ए की मदों का सूची बी की मदों से मिलान ऋणों के सर्वोचित कारण के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे कारण के आधार पर करना है, तो आपको पता लग गया यहाँ पे कारण। तो श्रमिक मजदूर है उसका कारण तो यही है कि उसके लिए उसके सबसे पहले जो श्रमिक उसको अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है, उसके बाद में अपने बीवी बच्चों के लिए भी जो गैर मौसम होता है, फसल से अलग जो मौसम होता है उसमें खर्चे पाने के लिए, तो उसके लिए मिल सकता है। जो माध्यम किसान होता है उसके लिए कीटनाशी बीज वगैरह ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। जो बड़े किसान होते हैं उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं, तो उनके लिए जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जो मुश्किल चीज़ें होती हैं, कृषि संयंत्र संसाधन वगैरह, तो उनके लिए ऋण मिल सकता है बड़े किसानों के लिए। यहाँ पे हमको ये एग्जैक्टली चीज़ें नहीं बतानी, बल्कि यहाँ पे क्या करना है, हमको उचित कारण देना है। तो उचित कारण यही है। 14वां क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच में से व्यापार का कौन सा रूप है। तो ये दादन जो व्यवस्था है ये व्यापार का एक रूप है। तो नीचे इसके बारे में बताना है कि कौन सा इसमें से राइट आंसर है इससे जुड़ा हुआ। पहला है बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो इसमें ये गलत हो गया। यहाँ पे बुनकर सूत खुले बाजार से नहीं खरीदेंगे, बल्कि क्या है सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए खुद की जाती है। इसमें क्या है, दादन जो व्यवस्था है इसमें जो सौदागर होता है वो सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए खुद करता है। यानी बुनकर के लिए सूत ला करके देता है जितनी उसको ज़रूरत होती है कि ये सूत लो और इनका कपड़ा बनाओ, और इनको फिर हमें कपड़ा बना करके हम वो कम कीमत पर दो ताकि हम थोड़ा इसमें प्रॉफिट ऐड करके और इनको उपभोक्ताओं को हम दे सकें। तो ये सिस्टम होता है दादन व्यवस्था में। जबकि पहले ऑप्शन में क्या है, बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं, वो खुले बाजार से नहीं खरीदते बल्कि उनको सौदागर देते हैं ला करके। दूसरा ऑप्शन है, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि क्या है बुनकर से कम कीमत पर उनसे तैयार करवा करके कपड़ा खरीदा जाता है। बाद में
जो सौदागर होते हैं वो उच्च कीमत पर कपड़े को बेचते हैं। तीसरा ऑप्शन है सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है। ये ठीक है, सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाते नहीं, वो अपनी खपत के लिए नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, वो सौदागर के लिए कपड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ए से ई तक यहाँ पे एक कथन दिए गए हैं, तो इनको क्रम से सीरियल वाइज इन कथनों को लगाना है। किस एक सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो ये जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं ये यहाँ पे दरअसल उपभोक्ता और ये जो श्रृंखला होती है, जो शुरू से उत्पादन से उपभोग तक जो श्रृंखला चलती है एक सब्जी के लिए, उस श्रृंखला के हिसाब से हमको एक क्रम में लगाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। ऑर्डर कैसे करेगा, पहले टमाटर आएगा तो किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सबसे पहले बी आएगा, क्या है, सबसे पहले बीज खरीदा जाएगा किसान के द्वारा स्थानीय व्यापारी से बोने के लिए। तो सबसे पहले कार्य हो गया बी। उसके बाद में क्या होगा, सी देखते हैं ऑप्शन। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। तो उसके बाद क्या है, टमाटर किसान ने बीज बो दिया, बीज के बाद में टमाटर बना, टमाटर लेकर के वो थोक विक्रेता के पास सब्जी मंडी में गया। तो फिर इसमें क्या है, थोक विक्रेता उन टमाटर क्या करेगा, उन पर बोली लगाएगा। उसके बाद में आपका डी ऑप्शन देखते हैं। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदी है। फिर ये जब वहाँ पर बोली लगी थी तो कोई खरीदने वाला होगा, तो वहाँ पर कौन सी है, शहर की जो खाद्य संस्करण आधारित तो छोटी इकाई होती है वो उन टमाटरों को खरीद लेती है। तो उनके उसके खरीदने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये देखते हैं ई में क्या दिया गया है। ई में दिया गया है विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। हाँ ये ठीक है, यानी कि जो विपणन करती है जो कंपनी, विपणन कार्य जो होता है यानी कि पूर्ति करना और उनको स्टॉक वगैरह करना, ये सारा विपणन कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कंपनियां होती हैं जो विपणन कार्य करती हैं ये भंडारों को क्या केचप की पूर्ति करती हैं। और एंड में क्या होता है, जो ए ऑप्शन में है, यानी सोना पड़ोसी की दुकान से फिर जाती है और केचप ऑर्डर करती है। सोना ये लड़का नाम है यहाँ पे, तो सोना जो है पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। तो इस तरीके से ये पूरी एक श्रृंखला चलती है, एक चैन चलती है। सबसे पहले बीज आता है, फिर टमाटर मंडी पहुंचता है, मंडी में थोक व्यापारी बोली लगाता है, फिर एक छोटा वो खाद्य संस्करण आधारित जो इकाई होती है फिर वो उसको खरीद लेती है। उसके बाद में जो विपणन वाली जो कंपनी होती है वो उसको लेकर के उसकी दुकानों तक पूर्ति करती है, पहुंचाती है, और पहुंच के बाद में जो उपभोक्ता होता है वो दुकानों से उसका ऑर्डर करके कैचअप करके भंडारों को वो अपने आपूर्ति के लिए खरीद सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी बी सी डी ई ए। 16वां क्वेश्चन देते हैं। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है या फिर संतुष्ट नहीं है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में न्यायालय में से किस में अपील कर सकता है। तो आपको पता है सबसे पहले व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर के जिला न्यायालय में जाता है। तो यहाँ पे जिला जज जो है उससे वो संतुष्ट नहीं होता, तो उसके बाद में उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है कि वो जिला न्यायालय के बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि जो स्टेट में एक उच्च न्यायालय होता है अपने स्टेट का, वहाँ पर अपने स्टेट को जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में कहाँ पे, स्टेट को, यानी कि जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है वहाँ पे वो जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट में फिर उसको वहाँ भी वो सेटिस्फाई नहीं है जज के ऑर्डर से, न्यायालय के जो आता है उससे फैसले से, तो फिर वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 17वां क्वेश्चन है भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर। तो संसद के विषय में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी। तो ए कथन है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके पास जितने भी संसदीय सदस्य हैं वो सरकार नहीं बना सकती, बल्कि क्या है आधे से अधिक उसके पास संसदीय सदस्य होने चाहिए तभी वो सरकार बना सकती है। यानी कि आधे से अधिक जिसके पास है, जिसके पास बहुमत है गठबंधन से या फिर अकेले, तो वही सरकार बना सकता है, हर कोई नहीं बना सकता। बी जो कथन है वो देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और अगर राष्ट्रपति को मिला दिया जाता है तो ये हमारी क्या है, तीनों से मिलकर के संसद बनती है। तो ये तीनों संसद के अंग हैं। तो यहाँ पे बी कथन सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में, यानी केवल बी यहाँ पे सही है। यहाँ पे सही कथन बताना था। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है 18वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। यानी कि जो सत्ता में बैठ जाते हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं, वो मनमर्जी चलाते हैं, उल्टे सीधे कार्य करते हैं सत्ता में बैठ करके। तो उनको संतुलित करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए, जो रोकथाम करने के लिए, ठीक है, भारतीय राज्य
जो शब्द प्रयोग हुआ है, यानी भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। तो भारतीय राज्य जो शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ? ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा है भारतीय केंद्रीय सरकार, तीसरा है भारतीय अधिकारी तंत्र, चौथा है कोई भी राज्य सरकार। तो यहाँ पर आपका जो उचित जो इसका अर्थ निकलेगा भारतीय राज्य का, वो निकलेगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यानी कि हम भारतीय राज्य की जगह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था रखकर देखते हैं, यानी कि सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती है। इसमें ऐसे कई प्रावधान है जो राजनीतिक सत्ता को क्या है, उनको मनमर्जी करने से रोकती है। इसमें कई कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, न्यायालय होते हैं, उनकी भी स्थापना की गई है, और भी कई सारे सिस्टम यहाँ पे बनाए गए हैं। अगर वो कोई गलत कार्य करते हैं, सत्ता का गलत उपयोग करते हैं, तो उनके लिए दंडात्मक यहाँ पे कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो 1900 क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? तो इतिहास के जो अध्यापन होता है, यहाँ पे जो टीचिंग होती है उसके बारे में फिर बात होती है, तो उसका सेंटर फोकस कहाँ पर होना चाहिए? तो पहला कथन है बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, और बी है यहाँ पर विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो यहाँ पर दोनों ही सही है। पहला क्या है, बहुप्रदर्शन, यानी कि एक से अधिक जो बच्चों के लिए प्रदर्शन की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता की, और जो ऐतिहासिक जो विविधताएं हैं उनका भाव का बच्चों में निर्माण करना है। अलग अलग तरीके के जो विविधताएं हैं इतिहास में जो गुजर चुके हैं, उनका भाव बच्चों के अंदर पैदा करना है। और अगला जो बी कथन है उसमें क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें क्या है, ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है जो पीछे गुजर चुका है उसी के इर्द गिर्द रह करके, परिप्रेक्ष्य में रह करके फिर परिकल्पना करना और उसको अपने जीवन में प्रयोग करना, उसके लिए प्रोत्साहित करना। इतिहास के का अध्यापन जो है इसको सफल बनाने के लिए ये अनुभव के साथ जोड़ना, ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। ए और बी दोनों राइट है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। 20वां एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। गलत कथन पहचानें यहाँ पे। तो पहला कथन है वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही कथन है, यानी जो वैज्ञानिक जांच और के प्राकृतिक और भौतिक जो आधार होते हैं उनको सामाजिक विज्ञान में भी आसानी से प्रयुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। जब बी कथन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, यही गलत हो गया। यानी कि मूल्य के साथ साथ खोज और वहाँ पे रिसर्च जो है ये भी ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। केवल मूल्य नहीं बल्कि मूल्य के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, खोज वगैरह और नई नई चीज़ों को साथ समायोजन करना अति आवश्यक है, तो ये गलत है बी वाला। सी देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, तो ये सी भी गलत है यहाँ पे। यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो अलग अलग जो विषय हैं उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग ही विधियों का उपयोग करना चाहिए। हर विषय के लिए अलग विधि होती है जिसको एक बेहतर विधि माना जाता है उस विषय के लिए। तो अगर हम एक ही विधि से सभी विषयों को पढ़ाएंगे तो वो क्या है, वो तरीका ठीक नहीं है। तो डी वो देखते हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, तो ये ठीक है। सूचना देने की अपेक्षा यानी सामाजिक विज्ञान जो होती है उसमें सूचना तो दी जाती है, बल्कि क्या है उसके साथ साथ बहुत सारी इसमें जटिलताएं हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ बी और सी जो दो कथन हैं ये दोनों गलत कथन दिए गए हैं और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। और आज के लिए 20 क्वेश्चन आप